हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो 9th क्लास का है, जिसके अंदर हम पहले लेसन को देखेंगे, भारत आकार और उसकी स्थिति। इसके अंदर हम देशांतर और अक्षांश के बारे में, जब इसके लोकेशन को बताया जाता है, उसके बारे में टॉपिक हम पहले बना चुके हैं। तो आप लोग जरूर उस टॉपिक को देखिए। देशांतर और अक्षांश के द्वारा हम किसी भी देश के लोकेशन को किस प्रकार जान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये अक्षांश और देशांतर वाला समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए किसी भी देश की लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले उनकी ज़रूरत होती है। तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमारा जो टॉपिक है, लेसन जो होगा, पहला लेसन है, लेसन का नाम है भारत आकार और उसकी स्थिति। देखिए, साइज एंड लोकेशन। पहले भारत के बारे में जाने तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है। इसमें सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में नाम जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे देश की सभ्यता वहाँ से शुरू मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे देश का जो नाम है, तो सबसे पहले हमारे देश का नाम, जो पुराना नाम है, वो आर्यवर्त है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्य जो लोग हैं वो आकर के उन्होंने बसना शुरू किया था, तो उनके नाम पर इनका नाम आर्य पड़ा। उसके बाद इन आर्यों के अंदर एक शक्तिशाली राजा हुआ, उसका नाम भरत था, और उसके नाम पर इसका नाम क्या हो गया? भारतवर्ष। ठीक है। फिर आगे कहता है इसके अंदर, जब इसके इतिहास को पढ़ते हैं हम, तो कहता है कि जो ये हमारी सिंधु नदी थी, जब ईरानी यहाँ पर आए तो इन ईरानियों ने, ईरान देश के जो निवासी जो ईरानी हैं, इन लोगों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा। हिंदू नदी, सिंधु की बजाय हिंदू नदी कहा, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया। ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद यूनानी आए। ठीक है। और यूनानियों ने इस नदी को इंडस बोला, और इंडस के हिसाब से अपने जो भारत देश है उसका नाम हो गया इंडिया। ठीक है। तो ये था नाम का। अब आगे शुरू करते हैं। तो कहता है, लोकेशन पर आते हैं भाई। लोकेशन के बारे में कहता है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है भाई। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। ठीक है। मध्य भाग है, मध्य दक्षिण में आता है। अब आगे कहता है इसमें, इसका हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और उसके बाद अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो देशांतरीय विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो है अक्षांश वाला, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, अक्षांश देशांतर वाला। यहाँ पर बता देता हूँ, ये हमारी मुख्य भूमिका है अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि। ठीक है। जो नीचे मैप रखा हुआ मेरे पास, ये रहा, देखिए यहाँ से ये मुख्य भूमि है ये। ठीक है। जो तमिलनाडु और केरल का जो अंतिम छोर है, ठीक है, इसको मुख्य भूमि बोलेंगे। तो यहाँ से एक लाइन टच कर रही है 8 डिग्री 4 मिनट वाली। ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर देखा जाए तो ये देखिए, इसमें यहाँ से ये वाला जो हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक द्वीप है, अरब इसमें बंगाल की खाड़ी के अंदर है। ठीक है। ये वाला जो बिंदु है ये आता है अपना 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वे। ठीक है। इसके नीचे है ना, इसके नीचे जस्ट भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है भाई, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 और 8। तो ये जो है, ये अंडमान निकोबार का जो पॉइंट है, ये 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन मुख्य भूमि की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट आता है। ठीक है ना भाई। तो इसमें अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का, तो आप लोग यही बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर अंडमान निकोबार द्वीपों का पूछ ले तो उसमें कितना आएगा? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें,
आगे कहता है हमारे देश के अंदर, मैं अक्षांतीय देशांतरी विस्तार को ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद हमने पढ़ी थी एक रेखा आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश है, ये देश पड़ोसी देश है, राज्यों में शामिल नहीं होगा, और ये त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये शामिल हैं भाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल के ऊपर। तो क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि साइज में आए, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है भारत का, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो ये है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। अब कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है, भारत विश्व में 7वें स्थान पर है भाई, 7वें स्थान पर। यानी कि इससे बड़े विश्व में 6 देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 है चीन। हमारी बुक में संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है, लेकिन मैंने कुछ और बुक पढ़ी है, उनके अंदर चीन दे रखा है भाई। नंबर 3 चीन, नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद नंबर 5 है ब्राज़ील, और नंबर 5 और ये नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पर है अपना प्यारा भारत। ठीक है, नंबर 7 पर भारत है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब इसमें देखते हैं, अब आते हैं हम, ये देखिए मैं बात करता हूँ इनकी। ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये कहता है पूर्व, इस छोर से लेकर के और इस छोर की जो लंबाई है इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम बात मिलाएं तो इसकी लंबाई कितनी बनती है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये लंबाई बोल दीजिए, चौड़ाई बोल दीजिए। ठीक है, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण पर आते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में आता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके स्थलीय सीमा की बात करेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो लगती है भारत की, ये हमारी गुजरात, राजस्थान, ये हो गया अपना पंजाब, जम्मू कश्मीर, और ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया है, ये सिक्किम हो गया है, ऐसे करके। और ये तो कहता है कि ये इसकी जो लंबाई है, ऐसे करते हुए ये जो लग रहा है ऐसे, ये जो लंबाई है स्थलीय सीमा की कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं कि स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो किन किन देशों के साथ लगती है। तो नंबर 1 है बांग्लादेश। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे देश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और वो है टोटल 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ठीक है, हमारे भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देश की सबसे अधिकतम सीमा किसकी है? बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। उसके बाद एक प्रश्न बन जाता है कि इस सीमा का निर्धारण जो है वो बीच में एक जो लाइन होती है, कौन सी लाइन करती है? तो इसमें रेड क्लिफ लाइन आएगा, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और है कि जो त्रिपुरा है,
वो त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश की जो लाइन लगती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को हम जीरो लाइन बोलते हैं भाई, ठीक है, जीरो लाइन बोलते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न और याद आ गया, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो भी त्रिपुरा है भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है अपना चीन का भाई, और चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और इसकी सीमा का जो निर्धारण है या जिस सीमा जो लाइन है वो है मैकमोहन लाइन, जो है वो इसे अलग करती है, भारत और चीन को जो अलग करती है लाइन वो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। फिर उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, इसमें कहता है इसका जो निर्धारण है वो है 3323 किलोमीटर, ठीक है। और इस लाइन का नाम भी क्या है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है नेपाल, उसके साथ हमारी 1751 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। नंबर 5 पर अपना भूटान है, और भूटान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 699 किलोमीटर। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं, वो है अपना अफगानिस्तान, सॉरी नंबर 6 अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की हमारी लाइन सीमा लगती है, और उस लाइन का नाम है डूरंड रेखा या डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। तो ये थी हमारी स्थलीय सीमा के साथ जो लंबाई लगती है जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं जलीय सीमा पर आते हैं। तो जलीय सीमा में कहता है, देखिए दिखा देता हूं मैं आपको, यहां से लेकर के गुजरात के हिस्से से लेकर के ये कंप्लीट नीचे वाला जो आप लोगों को ये दिख रहा है ब्लू कलर का, ये पानी है, महासागर है, नीचे हिंद महासागर, यहाँ बंगाली खाड़ी और ये अरब सागर, ये वाला जो लग रहा है। कहता है कि ये कितनी लंबी है जलीय सीमा, तो कहता है भाई जलीय सीमा की जो हमारी लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन यहां पर फिर वो छूट रहा है, एक तो छूट गए हमारे ये लक्षद्वीप, और ये एक हो गया ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कहता है कि इन द्वीपों सहित जो ये द्वीप हैं, इन द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां पर प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है इस तटीय प्रदेश के अंदर जिसकी जो लंबाई है जलीय सीमा के साथ, सॉरी हमारी जो क्या बोलते हैं जलीय लंबाई जो है जिस राज्य की, वो किसकी ज्यादा है, तो वो आता है गुजरात। गुजरात की जो है वो सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर आता है अपने आंध्र प्रदेश का भाई, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है, और ये पहले नंबर पर है सबसे ज्यादा लंबाई के साथ, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि भारत जो है जलीय सीमा के साथ किन किन देशों के साथ लगता है। तो सबसे पहले श्रीलंका, फिर हम यहां पर मालदीव दिखाते हैं, इसके नीचे मालदीव, ठीक है। उसके बाद अपना आता है म्यांमार, ये पड़ोसी देश है अपना, और उसके बाद आता है इंडोनेशिया, यहां से इस तरफ ये इंडोनेशिया पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है। तो जलीय सीमा के साथ हमारा क्या है संबंध है। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं भारत को विश्व के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो विश्व में कहता है कि एशिया के अंदर हमने पढ़ लिया कि दक्षिण में आता है, यानी कि दक्षिण भाग है एशिया का, ठीक है, मध्य के अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो हैं हिंद महासागर के अंदर अपनी एक केंद्रीय स्थिति रखते हैं, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। ऐसी किसी देश की नहीं लगती जितनी अपनी लगती है, जो सीमा है या फिर अलग से नजर आता है। तो उसी प्रकार विश्व में एकमात्र देश ऐसा है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। तो जो हिंद महासागर का जो नाम है वो किसके नाम पर है, वो भारत के नाम पर है, ठीक है। विश्व का इकलौता देश अपना प्यारा भारत जो है उसके नाम पर किसका नाम पड़ा, हिंद महासागर का नाम पड़ा। अब हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि इसे उपमहाद्वीप का दर्जा मिला। अब इस उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, तो उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें नेपाल आता है, इसमें भूटान आता है, ठीक है। कितने हो गए, 3, और एक भारत हो गया 4, और कौन सा रह गया भाई, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये 5 हो गए। आगे चलते हैं,
आगे कहता है कि हिंद महासागर में हमारी केंद्रीय स्थिति होने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये पहुंचा कि देखिए ये पूर्वी एशिया का पोर्शन है, ठीक है, और इस तरफ हमारे आ गया कौन सा, इस तरफ आता है हमारे यूरोपीय कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। तो कहता है कि अगर इन देशों को व्यापार करना है आपस में तो उन्हें भारत की सीमा के अंदर से होकर के गुजरना पड़ता है, और उसके कारण भारत को शुल्क भी प्राप्त होता है, सीमा शुल्क प्राप्त होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के अंदर जो यहाँ पर गुजरात की कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, ये बंदरगाह क्या करती हैं, ये बंदरगाह आसानी से यूरोपीय देशों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे लगता है कि अपना टॉपिक यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। इस जो हमारा जो पहला लेसन है जो बुक के अंदर दे रखा है उसके अंदर यही मोटी मोटी बातें हैं। अगर आप लोग एक बार बुक को पढ़ें और इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे लगता है कि लेसन समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई शिकायत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उन शिकायतों को दूर करने की। और साथ साथ में अपने जो क्वेश्चन है वो बनाते रहिए। हाँ, एक क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में हमारी केंद्रीय स्थिति का क्या है, तो वो क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के देशांतरों में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन फिर भी जो घड़ी है एक समय दिखाती है, तो उसका जो आंसर है वो आप लोगों को मेरी जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उसका आंसर उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि भारत ने अपना मानक समय जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। थैंक यू।